यह एनीमे की शुरुआत में दिखाया जाता है। 3 साल पहले युद्धपोतों का एक बेड़ा एक छोटे से द्वीप को चारों तरफ से घेर लेता है। वे पारंपरिक हथियार चलाने की कोशिश भी नहीं करते। उन्हें पता है कि उन हथियारों का द्वीप पर मौजूद राक्षसों पर कोई असर नहीं होगा। यह लड़ाई केवल हंटर्स ही संभाल सकते हैं। जेजू द्वीप रेडिंग स्क्वाड के हंटर्स लाल चींटियों को हराने के लिए इकट्ठा होते हैं, जो जंगल से बाहर निकल रही होती। तलवारें, ढालें, खंजर और जादू से लैस पुरुष और महिलाएं बहादुरी से विशालकाय चींटियों का सामना करते हैं। लेकिन निम्न स्तर के हंटर्स उन हमला करती राक्षसी चींटियों से जल्दी ही दब जाते हैं। सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं। तभी एक हुड पहने आदमी अचानक युद्ध के बीच कूद पड़ता है। वह बुरी तरह घायल हुए एक हंटर को ठीक कर देता है, जबकि उसके 2 साथी बाकी दानवों का सफाया कर देते हैं। ये तीनों हीरो हैं, एस रैंक हंटर्स मिन ब्युंग्यू, यून सॉक और बैक यूनहो, जो उन्हें बचाने के लिए आगे आते हैं। लड़ाई के दौरान एक विशाल सफेद चींटी यूनहो को चुनौती देती है, लेकिन यूनहो उसे आसानी से हरा देता है। इसके तुरंत बाद और भी सफेद चींटियां प्रकट होकर यूनहो और यूनसॉक पर हमला करती हैं। इसी दौरान चॉय जोंग इन शहर से जंगल की लड़ाई को देखते हैं। वे आगे बढ़ती चींटियों के एक समूह पर आग का प्रहार करते हैं, फिर अपनी टीम हंटर्स गिल्ड को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं। 10 साल पहले दुनिया भर में अचानक ऐसे द्वार खुलने लगे जो एक वैकल्पिक आयाम से जुड़े थे। इन द्वारों से जादुई दानव बाहर आने लगे। उसी समय कुछ मनुष्यों में ऐसी जादुई शक्तियां जागृत हुईं जो इन राक्षसों का सामना कर सकती थीं। इन लोगों को हंटर कहा गया। हंटर्स को उनकी शक्ति के आधार पर रैंक दिया जाता है। ई रैंक सबसे कमजोर से लेकर डी, सी, बी, ए और एस रैंक सबसे शक्तिशाली तक। उनकी शक्तियां जिस स्तर पर जागृत होती हैं, उसी स्तर पर स्थिर रहती हैं। वे कभी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं बनती। एक निर्माण स्थल पर बदनाम रूप से कमजोर माने जाने वाले हंटर सूंग जिनवू अन्य हंटर्स के साथ शुरू होने वाली रेड में शामिल होने पहुंचते हैं। हालांकि वह सबसे कमजोर है, फिर भी लोग उसे नापसंद नहीं करते, बल्कि जब जिनवू को बुलाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि रेड आसान होने वाली है। अन्य हंटर उसे मित्रतापूर्वक अभिवादन करते हैं। सूंग ली जूही को नमस्ते करता है, एक हीलर जिसके साथ वह पहले भी काम कर चुका है। वह उसके पिछले मिशन की चोटें देखकर परेशान होती है और उसे सावधान रहने की याद दिलाती है। जिनवू उसके साथ थोड़ी देर बैठकर बातें करता है, जबकि वह जानता है कि उसकी कमजोर क्षमताओं के कारण हंटर के रूप में काम जारी रखना जोखिम भरा है। उसे सबसे कमजोर कहे जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है कि वह इसकी आदत डाल चुका है। टीम लीडर सॉन्ग च्यूअल जल्द ही सभी सदस्यों को इकट्ठा करते हैं और डंजन के गेट में प्रवेश करने से पहले अपना परिचय देते हैं। रेड शुरू होते ही सूंग अपने हथियार की जांच करता है, एक कमजोर सी चाकू जो उसकी सामर्थ्य में उपलब्ध एकमात्र चीज है। हिम्मत जुटाकर सूंग जिनवू सबसे अंत में पोर्टल में प्रवेश करता है। कहीं और कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन गो गुनही अपने सहायक वू जिनचुल के साथ डंजन रेड्स के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कर रहे होते हैं। गो उन्हें बताते हैं कि डंजन के अंदर मिलने वाले संसाधन यानी सार पत्थर एसेंस स्टोन्स, जो जादुई दानवों को हराकर प्राप्त किए जाते हैं, वर्तमान सरकार द्वारा अत्यधिक मांग में है। इसी कारण हंटर इन्हें बेचकर अपनी जीविका कमा सकते हैं। सार पत्थरों का उपयोग हथियार और उपकरण बनाने में किया जा सकता है और सरकार उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करने के तरीकों पर शोध कर रही है। डंजन के भीतर जिनवू बेहद खुश हो जाता है जब उसे अपनी पहली सार पत्थर एसेंस स्टोन मिलती है, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही समाप्त हो जाती है क्योंकि एक जादुई दानव उस पर हमला कर देता है। वह एक मशेठी पकड़े हुए गोब्लिन से जूझता हुआ दिखाई देता है। जिनवू गोब्लिन को छुरा मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हैरानी तब बढ़ जाती है जब उसका हथियार ही टूटकर चकनाचूर हो जाता है और उसी क्षण गोब्लिन उसे पेट में चाकू घोंप देता है। जमीन पर गिरकर अपनी चोट से जूझते हुए पार्क गीसूल, जो टीम का सदस्य है, आगे बढ़कर गोब्लिन को मार गिराता है, जबकि जूही तुरंत जिनवू का उपचार शुरू कर देती है। रेड टीम डंजन बॉस एक वेयरवुल्फ को हरा देती है और लूट जमा करते हुए जश्न मनाती है, जबकि जिनवू दूर खड़ा अपने घावों से उबर रहा होता है। जूही चिंतित होकर उसे ठीक करते समय अपनी फिक्र जोर से जताती है। तभी जॉन गाहो को एक गुफा का प्रवेश द्वार मिलता है, एक दुर्लभ डबल डंजन, और वह तुरंत ये खबर सभी को बताता है। टीम फैसला करती है कि वे इस गुफा में और अधिक लूट के लिए जाएं या नहीं, इसका मतदान किया जाए। गुफा में प्रवेश करने का अंतिम और निर्णायक वोट जिनवू के पास होता है, जबकि जूही इसके खिलाफ वोट देती है। जिनवू अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है। उसके पिता लापता हैं, उसकी माँ अस्पताल में भर्ती है और वह अपनी छोटी बहन की कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी उठाता है। उसे पैसों की जरूरत है, इसलिए वह डंजन की गहराइयों में जाने के पक्ष में वोट देता है। अब हंटर्स गिल्ड की इमारत में यू जिन्हो एक मशीन के सामने खड़े होकर एक कमरे में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। इसी बीच एक शहर में 2 पर्स छीनने वाले मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक महिला का बैग चुराने के बाद भागने की कोशिश करते हैं। तभी एक बेहद आकर्षक युवती हवा में छलांग लगाकर आसानी से पर्स वापस ले लेती है
और एक सुंदर सहज चाल में चोर को भी गिरा देती है। राहगीर तुरंत उसे पहचान लेते हैं। वह है एस रैंक हंटर चा हे इन, जो बैग उसकी असली मालिक को लौटा देती है। उसके इस साहसिक काम से आसपास के लोग उसका ध्यान करने लगते हैं और उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। जिनवू और उसकी टीम पर वापस आते हैं, जो लगभग 40 मिनट से गुफा के भीतर चल रहे होते हैं। जिनवू गुफा में प्रवेश करने के लिए निर्णायक वोट देने पर जूही से माफी मांगता है, क्योंकि उसी फैसले के कारण वे अब इस मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं। जूही साफ तौर पर नाराज जिनवू को डांटती है कि वह बार बार खुद को खतरे में डाल देता है। वह उसे पिछले मिशन की याद दिलाती है, जब उसकी गंभीर चोटों को ठीक करना बेहद कठिन था। गिल्ट से भरकर जिनवू को जूही पर अपनी चोटों का बोझ डालने का पछतावा होता है। जिनवू की उदासी देखकर जूही उसे दिलासा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे कभी कभी उसे ट्रीट देना चाहिए, उसके लगातार साथ निभाने और समर्थन करने के बदले। आखिरकार वे सुरंग के अंत तक पहुंचते हैं और एक विशाल दरवाजे का सामना करते हैं। वे उसे खोलने और उसके आगे मौजूद अज्ञात कमरे में कदम रखने का फैसला करते हैं। इस बीच चेयरमैन गोगो नहीं हाल ही में जागृत हुए व्यक्तियों को संबोधित करते हुए उन्हें हंटर बनने के खतरों के बारे में चेतावनी देते हैं। गुनही जोर देते हैं कि अनुभवी हंटर्स को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। वह उन्हें सलाह देते हैं कि वे हर समय सावधान रहें और कभी भी घमंडी या लापरवाह न बने। वह एक सरल लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण नसीहत देते हैं, जो उनके लिए सबसे बढ़कर काम आएगी। कृपया डरिए, क्योंकि भय और सतर्कता ही जीवित रहने की सबसे आवश्यक कुंजी है। जैसे ही जिनवू और उसकी टीम अंदर प्रवेश करती है, उस विशाल कक्ष में लगी नीली ज्वालाएं जल उठती हैं। टीम को उम्मीद थी कि वे यहाँ जादुई दानवों और दुर्लभ लूट का सामना करेंगे, लेकिन अंदर का दृश्य उन्हें उलझन में डाल देता है। हर तरफ प्राचीन मूर्तियां, रहस्यमयी चिन्ह और अजीब निर्देश। जूही घबराई हुई जिनवू को बताती है कि उसे इस कमरे की सबसे बड़ी मूर्ति उनकी ओर घूरती हुई दिखी। जिनवू उसे समझाता है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा। अचानक बिना किसी चेतावनी के दरवाजा जोरदार धमाके के साथ बंद हो जाता है। टीम का एक सदस्य घबराकर जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है और दरवाजा धकेलता है, लेकिन उनकी दहशत बढ़ जाती है जब प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली एक विशाल मूर्ति अपनी जगह से हिलती है और उस हंटर को अपने हथियार से बेरहमी से काट देती है। फिर वैसे ही शांत होकर वापस अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। मूर्ति को जीवित होते देखकर टीम के सभी सदस्य स्तब्ध और भयभीत रह जाते हैं। इसी सदमे के बीच जिनवू मुड़कर उस सबसे विशाल मूर्ति को देखता है जिसके बारे में जूही ने उसे चेतावनी दी थी। सूंघ अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को याद करने लगता है जब वह डंजन में मौत के बेहद करीब पहुंच चुका था। भयानक घाव झेलने से लेकर भूख से मरने की कगार तक। इतना कुछ झेलकर जीने के बाद जिनवू तुरंत समझ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। अचानक उस विशाल मूर्ति की नजर उसकी ओर घूम जाती है। जिनवू तुरंत प्रतिक्रिया देता है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, सब लोग झुक जाओ। जैसे ही मूर्ति की आंख से हमला निकलना शुरू होता है, एक विनाशकारी प्रकाश किरण हंटर्स की ओर दागी जाती है, जो उनमें से कुछ को सिर्फ राख में बदल देती है। जब बचे हुए हंटर अपनी और भी बढ़ जाता है, जिनवू जूही की जान बचा लेता है, लेकिन वह जल्द ही समझ जाता है कि वे सब अत्यंत गंभीर खतरे में फंस चुके हैं। तो एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड 2 जल्दी आएगा।